इंडिया में रिसेशन, ज्यादा मंदी होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है इंडिया के घरेलू बाजार के साइज साइज क्या है। और हमारा जो घरेलू इंटरनल मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल बजट रहेगा। और रिस्पॉन्सिबल बजट का एक जो अनफॉर्चुनेट मैनिफेस्टेशन होता है शायद आम आदमी के लिए, कि उतने ज्यादा रेवड़ी नहीं रहता है। एक आम आदमी की बजट से यही उम्मीद होती है कि महंगाई ना बढ़े, उसके घर का खर्च चलता रहे और नौकरी सही सलामत रहे। खासकर अब जब विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से गुजर रही हैं, एक आम आदमी यही उम्मीद करता है कि उस मंदी का असर हमारे देश पर सबसे कम रहे और सबसे कम नजर भी आए। और अब भारत एक ऐसी जगह खड़ा है जहां वो चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है और साथ में मंदी की तलवार भी लटकी हुई है। तो ऐसे में 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट में ऐसी क्या घोषणाएं करेंगी जिससे कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। इस बारे में हमसे चर्चा करने के लिए आज है अभीक बरुआ जी। बरुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को ऐसी क्या घोषणाएं करनी चाहिए जिससे आम आदमी को फायदा हो और इकोनॉमी को बूस्ट मिले, वो भी ऐसे समय में जब विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो मंदी से जूझ रही हैं। देखिए, एक चीज आम आदमी को समझना पड़ेगा कि सरकारी जो ऋण, पब्लिक डेट, वो बहुत बढ़ चुका है। पहले हाँ भी जी। काफी ज्यादा थे, और कोविड के रिलेटेड खर्चे के कारण अभी जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट आंकड़ा है, शायद 85% देश का जीडीपी देश का ऋण है। तो आप एक आम आदमी का, फैमिली का पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर उनका जो एनुअल इनकम, उसका 85% उनका उनका ऋण है, बैंक से लिया हुआ है, उसमें ईएमआई वगैरह वो भर रहे हैं, तो हाँ वो जी। क्या कर पाएंगे? ज्यादा तो खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो फिर ज्यादा खर्चा करने का मौका शायद सरकार का नहीं है। दो चार चीज कर सकते हैं, और ये जो हम लोग कहते हैं एक प्लेबुक है, जिससे गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ये इस्तेमाल करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा खर्चा करें, कृषि पे खर्चा करें। दो तीन जगह वो खर्चा कर पाएंगे। टैक्स तो एक बड़ा चंक, वो जीएसटी, वो बजट के बाहर है, क्योंकि उस पे जो डिसीजन लिया जाता है वो जीएसटी काउंसिल लेते हैं। अ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले का जो हमारे फॉर्मूला था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड एरियाज, लॉजिस्टिक्स, हम लोग गति शक्ति के बात कर रहे थे, उस पे खर्चा थोड़ा सा बढ़ाना। लेकिन उसके साथ ये जो ऋण है, ये घटाने का एक कोशिश जारी रहना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि सिर्फ खर्चा बढ़ाने से बूस्ट इकोनॉमी को मिल मिलता नहीं। अगर आप देखें तो अगर आपको आपका ऋण घटाने का आप कोशिश करते हैं, तो फिर आपका जो ब्याज दर वो गिर जाएगा, आपका ईएमआई गिर जाएगा। उसी उस हिसाब से अगर सरकार एक अटेम्प्ट करे कि वो फिजिकल जो सिचुएशन है उसमें सुधार लाने में, तो फिर उनका खर्चा और उनका ब्याज दर घटेगा, और उस उनका ब्याज दर के साथ पूरा इकोनॉमी का ब्याज दर घटता है। तो मुझे मानना है कि ये दो चीज आम आदमी को मन में रखना चाहिए कि ये कंस्ट्रेंट्स है, ये कंस्ट्रेंट्स के अंदर सरकार को काम करना पड़ेगा। और जो हम लोग सोचते हैं कि बिग बैंग अनाउंसमेंट, इस पे खर्चा ज्यादा है, इसमें इंसेंटिव, वो शायद नहीं होगा इस बजट में। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ये ऋण घटाने में काफी ध्यान देगा, और जो ग्रोथ के लिए जो जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, सिलेक्टेड स्पेंडिंग करे। तो जैसे आपने फिस्कल डेफिसिट की बात करी, अगर हम बजट 2023 की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, अगर हम इस पे बात करें तो? देखिए, एक तो प्राथमिकता तो घटाना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। मुझे लगता है कि इस साल जो जीडीपी है
उसका 6.5% के आसपास आएगा, जो टारगेट था। हम्म, लेकिन इसमें सरकार को थोड़ा सा हेल्प मिला है, क्योंकि हमारे जो नॉमिनल जीडीपी है, जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, वो बड़ा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा जी। है। अगले साल अब देखें, आप आपके नोट्स पे मेंशन किए थे कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में एक मंदी का एक मूड आ गया है, शायद रिसेशन भी हो सकता है। तो इसके असर कुछ कुछ एक्सटेंट तक इंडिया में पड़ेगा। तो जीडीपी ग्रोथ घटेगा, इन्फ्लेशन भी काबू में आ जाएगा, तो फिर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस गिरेगा। उस तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस के साथ टैक्स कलेक्शन जुड़े रहते हैं। तो अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का रफ्तार घटे, जो ग्रो कर रहे थे उसका रफ्तार अगर घट जाए, तो टैक्स कलेक्शंस भी थोड़ा स्लो डाउन करेगा। उसी हिसाब से अगर थोड़ा सा ये एक्सपेंडिचर्स कंसोलिडेट वगैरह करे, तो फिर मुझे लग रहा है कि 5.5 से 5.8% तक फिस्कल डेफिसिट ये ला पाएंगे। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इनसे इससे ज्यादा हम फिस्कल डेफिसिट रखें, तो ऋण बढ़ते जाएगा, और अगर ऋण बढ़े तो फिर इन फ्यूचर जो आय होगा, जो टैक्सेस आएगा, वो ब्याज भरने में हम वी विल स्पेंड ऑन दैट। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये सब करना चाहिए, और आम आदमी को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का मजबूरी क्या है। सर, आईएमएफ ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा था कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि इसका मतलब क्या होगा इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरी चीज ये कि क्या इंडिया जो है, जो जो कि ग्लोबल स्लो डाउन है, क्या उससे इंडिया बच पाएगा? मुझे तो लग रहा है पूरा पूरी तरह से बच नहीं पाएगा, क्योंकि असर तो जरूर पड़ेगा। और मैंने बताया कि जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट वो घट सकता है, और 7% से शायद 5.5% ग्रोथ रेट हो सकता है, 5.5 से 6 के बीच का ग्रोथ रेट हो सकता है, क्योंकि पूरा 1 परसेंटेज पॉइंट का ड्रॉप हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो असर असर है, ये आयात निर्यात ट्रेड पे पड़ेगा। और इंडिया अगर इंडिया में रिसेशन, ज्यादा मंदी होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है इंडिया के घरेलू बाजार के साइज साइज क्या है। और हमारे जो घरेलू इंटरनल मार्केट बहुत ही बड़ा है। हम्म, इसके अलावा हम लोग सरकार ने 2-3 इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि लोन रेजोल्यूशन, बैंक्रप्सी कोड वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ध्यान गया है पिछले 5-6 साल में। तो इसका जो बेनिफिट्स, इसके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स, असर हमें इकोनॉमी में दिखेगा। तो रिलेटिव ब्राइट स्पॉट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक इकोनॉमी दूसरा इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ दिखाता है, तो जी। हम लोग उससे अगर 5.5 दिखाए, तो वो शायद जो हमारे एस्पिरेशनल 8-9% है, वो हो नहीं पाएगा। हम्म, लेकिन जहां दूसरे इकोनॉमी का डर है कि नेगेटिव ग्रोथ 2-3 क्वार्टर के लिए तो ना हो जाए, हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम लोग 5.5-6% के बीच में ग्रो कर पाएंगे। और शायद आईएमएफ इसी रिलेटिव कॉन्सेप्ट को ब्राइट स्पॉट के ब्राइट स्पॉट जो बताया, ये वाज रिलेटिव, रेफरिंग टू दिस रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इन कंपैरिजन हम लोग वी आर इन अ मच बेटर प्लेस। सर, जैसे कि ग्लोबल स्लो डाउन में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने छटनी की है, डोमेस्टिक जो टेक कंपनीज है, आईटी कंपनीज, उन्होंने भी छटनी की है। तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सवाल पूछूं तो, कि देश में मंदी का असर कब नजर आएगा, और दूसरा सवाल कि भारत को उससे निकलने में कितना समय लगेगा? देखिए, आप टेक के बात करी, तो शायद टेक में मंदी आ ही गया है, और जी। चटनी चल रहा है जी। काफी सारे कंपनी में। और टेक पे स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है,
उसका पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा था, है। और तो वो टैक्स को शायद थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। ये जो ग्लोबल मंदी आ रहा है, इससे बहुत पहले ही ये मंदी टेक पे आ गया था। और इसका जो असर हमें शायद 5-6 महीने से चल रहा है। जी। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो टेक आप थोड़ा अलग से देखेंगे तो शायद आप एक बेटर, मोर रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर पाएंगे। टेक का तो प्रॉब्लम्स है ही, वो चलेगा। उसके रिलेटेड जो छटनी बड़ा टेक कंपनी स्टार्टअप, उसमें तो जारी रहेगा। उसके अलावा अगर जो मंदी की बात आपने करी, तो तो बाकी वो सेक्टर्स अगर की अगर बात करें। इंटेंसिफाई करे बाकी जी, सेक्टर्स पे आ सकता है। लेकिन हमारे इकोनॉमी उतना ट्रेड इंटेंसिव नहीं है जैसे कि थाईलैंड है या चाइना है। जी। तो हम लोग शायद तो उसके द ब्रंट ऑफ दैट से बच पाए। सर, मैं अपने एक सवाल को दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि भारत में हम कब देख सकते हैं कि मंदी जो है असर दिखेगा और कब तक इंडिया उससे बाहर निकल पाएगा? देखिए, शायद मंदी जो सेक्टर में ज्यादातर मंदी आने का खतरा है, उस सेक्टर में आ चुका है। क्योंकि जी। देखिए, एक्सपोर्ट्स उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। हुँ, हुँ। जी। एक दो दूसरा सेक्टर्स है जो ग्लोबल इकोनॉमी को सर्विस करता है, वो वहाँ भी थोड़ा सा रफ्तार में, थोड़ा सा धीमी रफ्तार आए हैं। शायद वो असर हम जो मंदी आ रहे हैं, शायद वेस्टर्न इकोनॉमीज में आ चुका है, हमारे देश में भी थोड़ा बहुत आ गए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है मिडल ऑफ 2023 में सबसे ज्यादा जो मंदी का जो सबसे असर है। नेगेटिव फेज जी। सबसे नेगेटिव फेज वो बीच मई जून के आसपास आप देख पाएंगे। देखिए, एक तो डिबेट चल रहा था पहले से कि ये मंदी जो ग्लोबल जो मंदी के बात आपने करी, वो जी। शैलो रहेगा, ये डीप रहेगा। हाँ कि जी। शैलो मतलब एक दो क्वार्टर में मंदी खत्म, तब से थोड़ा सा रिकवरी। हुँ, हुँ, अभी हुँ। जो ज्यादातर अर्थशास्त्री का राय है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का राय है कि ये शैलो, यूएस यूरोप में भी शैलो मंदी रहेगा। तो अगर शैलो मंदी वहां रहे, तो हमारा भी शायद एक दो क्वार्टर के प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद ड्रामेटिक रिकवरी नहीं हो सक शायद जी। नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा तो तेजी आना चाहिए। सर, मैं इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में क्या सरकार के पास ऑप्शंस हैं क्या कि जो बात कही जा रही है कि एक लोक लुभावन बजट हो सकता है जिसमें आम आदमी से लेके किसानों तक के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएँ हो सकती हैं। क्या सरकार के पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो एक लोक लुभावन जो बजट है वो पेश कर पाए? नहीं, मैं तो पहले ही आपको बता रहे थे कि ज्यादा खर्चा करने का एवेन्यूज है नहीं, क्योंकि सरकार के पास मोटा मोटा पैसा उतना ज्यादा नहीं है। जी। और एक दूसरा चीज कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत एक कोशिश जारी रखे हैं कि जो हमारे जो पुराना वो माई बाप सरकार, रेवड़ी वगैरह, फ्रीबीज, उससे पॉलिटिकल गेन्स उठाना, पॉलिटिकल जो लाभ उठाना, वो एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी एक इकोनॉमी के लिए हो नहीं सकता है। तो जी। अगर ये नैरेटिव और इकोनॉमिक कंडीशन को आप जुड़े, तो मुझे लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल बजट रहेगा। और रिस्पॉन्सिबल बजट का एक जो अनफॉर्चुनेट मैनिफेस्टेशन होता है शायद आम आदमी के लिए, कि उतने ज्यादा रेवड़ी नहीं रहता है। जी। तो लेकिन अगर आप अगर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में, कृषि में, अफोर्डेबल हाउसिंग में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसका रफ्तार वो कंटिन्यू करे, तो जॉब क्रिएशन, इनकम इम्प्रूवमेंट, ये होते रहेगा। हम जी। लोग शायद ज्यादा ही रेवड़ी ढूंढते हैं बजट में।
हमें वो छोड़ के उसके सॉलिड इकोनॉमिक बेसिस थोड़ा देखना चाहिए। सर, हमारी इकोनॉमी में रूरल इकोनॉमी का एक अपना रोल रहा है। पहला सवाल तो ये कि अब कहा भी जा रहा है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो एक जो कोविड के बाद का एक स्लो डाउन सा था, उससे बाहर निकल रही है। सरकार को बजट में ऐसे क्या कदम उठाने होंगे ताकि रूरल इकोनॉमी को और बूस्ट मिले? देखिए, एक तो हमारा एक मौका था रूरल इकोनॉमी को पूरा ट्रांसफॉर्म करने का, वो फार्म लॉ रिफॉर्म से हो सकता जी, था। वो मौका हमें नहीं मिला, पॉलिटिकल बहुत ही कारण था। अ, जो कर रहे थे सरकार, खर्चा इरिगेशन पे, मार्केटिंग फैसिलिटीज में, इंफॉर्मेशन लाने में, इंश्योरेंस में, जैसे कि किसान सम्मान जो एक कार्यक्रम है वो ये सब पे एलोकेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जी, रूरल हाउसिंग पे भी एलोकेशंस बढ़ा सकते हैं। और जो मनरेगा है वो इज अ वेरी इफेक्टिव टूल। रूरल इकोनॉमी, कृषि क्षेत्र में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है वेदर के कारण या दूसरा किसी कारण से, वो एक सॉलिड अभी एक सेफ्टी नेट बन चुका है। जी, शायद उस पे थोड़ा एलोकेशंस बढ़ा सकते हैं। जी, लेकिन इसके अलावा कृषि क्षेत्र में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न का, क्रॉप चॉइस का चेंजेस आ रहे हैं। वो चलते रहेगा। लेकिन सरकार की तरफ से इससे ज्यादा कुछ करना, गिवन द फिस्कल कंस्ट्रेंट्स, मुझे नहीं लगा संभव है इसी फिस्कल सिचुएशन। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि भारत का सपना है कि वो चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बने। पहला कि पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मतलब सरकार को क्या कदम उठाने होंगे और हम कितने तैयार हैं इसके लिए ये या इस जंप को लेने के लिए? मुझे लग रहा है कि कुछ क्षेत्र में हम तैयार हैं। जी, और कुछ क्षेत्र में हम लोग एक स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जैसे कि जी, इलेक्ट्रॉनिक्स। जी, काफी सारे सेक्टर्स है जहाँ ये हो नहीं पाया है। टेक्सटाइल्स में आप जैसे देखिए कि बांग्लादेश, वियतनाम हमारे जी, हमसे बहुत बेहतर चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी, तो फिर जो पहले का जो प्रॉब्लम्स था, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग कॉस्ट्स, स्किल लेबर का अवेलेबिलिटी, ये सब पे सरकार ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है तो और बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा एक स्टेज पे आने के लिए, जहां हम कह सकते हैं कि अक्रॉस सेक्टर्स, एक दो सेक्टर्स नहीं, लेकिन अक्रॉस सेक्टर्स, सब सेक्टर्स को शायद लेना नहीं चाहिए, लेकिन 10-15 सेक्टर्स ले लीजिए पीएलआई में, जो जहाँ हुँ, हुँ, इंसेंटिव जहाँ है, वो एक ग्लोबल स्केल और ग्लोबल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। उसके लिए और एफर्ट जरूरत है। सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये बजट ऐसा होगा जो इकोनॉमी को बूस्ट दे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।